we have more or less covered all the topics which were there in your in your syllabus. We have more or less covered all the topics. Few topics are there, but overall we have covered most of the topics. Yeah, anything which you would like to ask? Any question do you have? Anything which was not not discussed yesterday, or what was discussed but you were not able to understand that? No, sir. Okay. No. So we'll move on to the three A's. Three A's are really important: availability, accessibility, and affordability. So healthcare is a service. Service should be made available according to the needs of the patient, so that patient can easily consume the service. Right? Availability, like it means that we should have the services available. A problem रूरल एरियाज में क्या होती है, वहां अवेलेबल ही नहीं होता है. ठीक है, जस्ट अ सेकंड प्लीज. तो अवेलेबल मतलब होता क्या है कि वहां पर रूरल एरियाज में हॉस्पिटल अवेलेबल ही नहीं है. अब वहां पे हॉस्पिटल ही अवेलेबल नहीं है तो पेशेंट का ट्रीटमेंट क्या होगा. ठीक है, सो पेशेंट को बहुत मतलब लंबा ट्रैवल करके हॉस्पिटल होता है, एक लंबा ट्रैवल करके जाना पड़ता है. समहाउ अगर हॉस्पिटल का इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल है तो डॉक्टर अवेलेबल नहीं है. डॉक्टर अवेलेबल नहीं है, बहुत सारे रीजंस है. आई थिंक वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दो रीजंस कि वहां पे क्यों नहीं होते हैं. डॉक्टर्स की अपनी सिक्योरिटी, अपना लाइफस्टाइल वो वहां मेंटेन ही नहीं कर पाते हैं, तो इसलिए वो दे डू नॉट विश टू वर्क इन द रूरल एरियाज. तो अवेलेबिलिटी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. एक्सेसिबिलिटी, फाइन. द मतलब चलो हॉस्पिटल मतलब अवेलेबल तो है लेकिन एक्सेसिबल नहीं है. एक्सेसिबल मतलब कि भाई ऐसी ऐसी लोकेशन में है जहां पे कि बहुत दूर है. ठीक है तो सही, लेकिन थोड़ा दूर दूर की तरफ है. ठीक है, और जैसे एक्सेसिबल का मैं बता दूं कि भाई हॉस्पिटल है सामने दिख रहा है. मैंने माउंटेन की कल बात किया था, पर वो माउंटेन पार करके जाना है. अगर हम डिस्प्लेसमेंट देखें तो पास में ही है, लेकिन अगर हम डिस्टेंस देखें तो बहुत लंबा घूम के जाना है. तो ये एक्सेसिबिलिटी हो गई कि भाई कोई नदी है, उसके बैंक के पास में ही बना हुआ है हॉस्पिटल, अब वो नदी क्रॉस करके जाना पड़ेगा. तो एक्सेसिबिलिटी. ठीक है. नाउ द लास्ट पॉइंट इज अफोर्डेबिलिटी. अफोर्डेबिलिटी इज एन इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट, बिकॉज कई बार अफोर्डेबिलिटी की वजह से एक्सेसिबिलिटी नहीं हो पाती है. ठीक है, जैसे क्या है कि हॉस्पिटल अवेलेबल है, लेकिन ट्रीटमेंट इतना ज्यादा एक्सपेंसिव है कि वो आदमी करा ही नहीं पाता उसको. ठीक है, अब जैसे अब एक और एग्जांपल देता हूँ एक्सेसिबिलिटी का आपको. एक्सेसिबिलिटी हॉस्पिटल के अंदर इतने सारे बेड्स होने के आदमी सबके सब हॉस्पिटल ऑक्यूपाइड है, बेड्स ऑक्यूपाइड है. तो हॉस्पिटल है, सर्विसेज अवेलेबल है वहां पर वो एक्सेसिबल नहीं है. क्यों? रीजन क्या है उसका कि भैया बेड ही अवेलेबल नहीं है, तो कैसे करेंगे. ठीक है, क्योंकि बहुत आजकल आप प्रॉब्लम्स देखते होंगे. ये आईसी मेदांता, फोर्टिस, अपोलो, यहाँ पे हम कभी भी आप चले जाओ बेड्स अवेलेबल ही नहीं होते हैं यहाँ पर. ठीक है, सो अफोर्डेबिलिटी, क्योंकि एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट होता है, हमने कल भी बात किया था, मेडिफ्लेशन है बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट हो जाता है. तो इस वजह से अफोर्डेबिलिटी इज वेरी मतलब अफोर्डेबिलिटी बिकम्स एन इशू फॉर द पेशेंट टू एक्सेस द ट्रीटमेंट. ओके, सो अंडरस्टैंडिंग मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस. देखो मैनेजमेंट क्या है, कैसे भी देखो, अगर मेरे से आप प्रैक्टिकली पूछो तो मैनेजमेंट इज कैसे भी करके मैनेज करना है. ठीक है, अब I request you to kindly mute. Fareed, can you please mute yourself? Yes. Yes. So management is something about anything कि आप उसको
जैसे आपने सुना होगा कि देयर आर 3 थिंग्स इन अ हॉस्पिटल। ये शायद मैंने डिस्कस किया है तो बताना प्लीज। स्ट्रक्चर, प्रोसेस, आउटकम, ये डिस्कशन किया है मैंने आप लोगों से। स्ट्रक्चर, प्रोसेस, आउटकम। नो सर। नो, आई हैव नॉट डिस्कस्ड इट। ओके, तो मैं आप ही से पूछता हूँ, हॉस्पिटल में 3 चीजें क्या-क्या होती है? जैसे स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर का मतलब क्या है हॉस्पिटल में? एक डिस्कशन हुआ है, मुझे याद आ रहा है कुछ ऐसा। चलो एनी हाउ, आप लोग बताओ हॉस्पिटल में स्ट्रक्चर क्या होता है? बताओ। सर स्टाफिंग स्ट्रक्चर जो हायरार्की होती है। हाँ जी, बताइए क्या-क्या होते हैं स्ट्रक्चर में क्या-क्या होता है? स्टाफिंग पैटर्न। ओके, ठीक है। स्टाफिंग पैटर्न हो गया ना, ये स्ट्रक्चर थोड़ी ना हुआ सर कोई। मतलब उसी का जो स्ट्रक्चर होता है, मतलब जो हायरार्की होती है। नहीं, वो अलग चीज़ रहती है थोड़ा-सा। हॉस्पिटल में स्ट्रक्चर क्या होता है? एनीवन एल्स? देखो बहुत इंपॉर्टेंट बात बताऊँगा, इसको थोड़ा ध्यान से सुनना, समझना। अब बताओ, आप लोग बताओ हॉस्पिटल का स्ट्रक्चर क्या है? हर ऑर्गनाइजेशन की 3 चीज़ होती है, स्ट्रक्चर, प्रोसेस, आउटकम। ठीक है? स्ट्रक्चर क्या है हॉस्पिटल में? एनीवन? अरे भाई, स्ट्रक्चर तो जैसे बेड हो गया, फिजिकल बेड, बेड हो गया, दवाइयाँ हो गई, ठीक है? ये फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है, ठीक है? वेंटिलेटर हो गया, चेयर्स हो गई, टेबल्स हो गई, रूम्स हो गए, ऑल दीज़ आर फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ये फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर जो है अ, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर जो है ये इसको हमें फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को ऑर्गेनाइज करना पड़ता है फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को। और उस फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को जब हम ऑर्गेनाइज करते हैं तो प्रोसेस बनता है। अब हॉस्पिटल में फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर क्या हो गया? बेड्स हो गए, टेबल चेयर, टेबल चेयर, और क्या हो गया? रूम्स हो गए, ये सब ही तो हो गया। वेंटिलेटर हो गया, ये सब स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है? अब क्या है? स्ट्रक्चर के बाद आती है, नेक्स्ट चीज आती है प्रोसेस। प्रोसेस क्या है कि हम इन स्ट्रक्चर को ऐसे ऑर्गेनाइज करें कि एक प्रोसेस में कन्वर्ट हो जाए, ताकि उसका आउटकम ले सके। मतलब क्या? प्रोसेस कैसे? अब आईसीयू है, आईसीयू हॉस्पिटल में कहां पर होगा आप बताओ? हॉस्पिटल में आईसीयू कहां पर होगा? प्लीज टेल मी। एनीवन? एम आई ऑडिबल? यस सर। या तो बताओ ना, आईसीयू हॉस्पिटल में कहां होगा? बेसमेंट में होगा आईसीयू? फर्स्ट फ्लोर पे। फर्स्ट फ्लोर पे कहां पे? कौन सा ऐसा डिपार्टमेंट है जिसके पास में होगा आईसीयू? इमरजेंसी। वेरी गुड, इमरजेंसी इमरजेंसी के पास में होगा। इमरजेंसी। तो क्या 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 हॉस्पिटल का आईसीयू रिसेप्शन के पास में हो सकता है? नो सर। नो क्यों? सर। क्यों? क्यों? क्योंकि वहां पे उसकी जरूरत ही नहीं है। आप देखो ना, स्ट्रक्चर, प्रोसेस, आउटकम। वो स्ट्रक्चर हम स्ट्रक्चर जो बनाया हुआ है, हम प्रोसेस के हिसाब से भी हमने स्ट्रक्चर बनाया हुआ है कि भाई आईसीयू का पेशेंट होगा अगर कोई, तो वो इमरजेंसी की या तो इमरजेंसी से जाएगा या ओटी से जाएगा, है ना? या हॉस्पिटल के रूम से जाएगा। और ज्यादातर कहाँ से जाएंगे? ज्यादातर वो या तो इमरजेंसी से जाएंगे या ओटी से जाएंगे। तो इसका मतलब इमरजेंसी और ओटी के पास में होना चाहिए। क्यों? क्योंकि प्रोसेस ही ऐसा है कि अगर कोई पेशेंट सिक होके आया एकदम से कैजुअलिटी में, तो उसके बाद में उसको आईसीयू, अगर हमें आईसीयू में एडवाइस किया एडमिशन,
तो वो वहां से तो उसके पास भी होना चाहिए हमारा। सो स्ट्रक्चर इज फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में सारी चीजें हो गई, अपार्ट फ्रॉम दैट ह्यूमन रिसोर्स, वो भी एक तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर ही है। डॉक्टर, नर्सेज, ये भी एक तरह का स्ट्रक्चर ही है। अब हमें इन स्ट्रक्चर्स को अलाइन करना है इन अ प्रोसेस। जैसे क्या हो गया, कोई पेशेंट आया हॉस्पिटल में, हॉस्पिटल में इमरजेंसी में पेशेंट आया, ठीक है, सबसे पहले नर्सिंग क्या करेगी, उसका वाइटल्स वगैरह चेक करेंगे। फिर डॉक्टर एक इनिशियल असेसमेंट करेगा, ठीक है। इनिशियल असेसमेंट करने के बाद में कुछ इन्वेस्टिगेशंस करवाएगा। तो देखो ना, हमने क्या करा, सबसे पहले नर्सिंग को ये बोला कि भाई आपको जैसे पेशेंट आता है उसके वाइटल्स चेक करो, डॉक्टर को बताओ। फिर उसके बाद में जैसे ही पेशेंट वाइटल्स चेक करे, हमने उसके वाइटल्स चेक करे, तो वाइटल्स के बाद में डॉक्टर को असेसमेंट करने के लिए बोला, ठीक है। तो ये प्रोसेस हो गया। उसके बाद डॉक्टर ने असेसमेंट करने के बाद में जो इन्वेस्टिगेशन हैं, वो ब्लड इन्वेस्टिगेशन और ईसीजी और जो भी कराना है, उसके लिए हमने फर्दर फर्दर लोगों को रखा हुआ है वहां पर, ठीक है ना। तो हमने एक प्रोसेस बनाया हुआ है। तो स्ट्रक्चर प्रोसेस समझ में आया, कुछ समझ में आ रही है बातें जो मैं बताना चाह रहा हूँ आपको। और थर्ड थिंग इज आउटकम। आउटकम क्या होगा हॉस्पिटल का? आउटकम क्या होगा? जब पेशेंट क्योर हो जाएगा, रेवेन्यू बस होगा। बस सबसे मेन बात, पेशेंट क्योर हो जाएगा, ठीक है। तो स्ट्रक्चर, प्रोसेस, आउटकम। देखो, मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, बड़ी इंपॉर्टेंट स्पिरिचुअल बात बोलूंगा, साथ में मैं अपने क्या बोलते हैं, जिसका मैं फैन हूँ, उसकी एक बात बोलूंगा, और दोनों को मिक्स करेंगे। सो भगवत गीता में एक बात लिखी है, कर्म पर ध्यान दे, फल की चिंता मत कर। दिस इज व्हाट इज रिटन इन भगवत गीता। चलो, एक चीज हो गई। दूसरी चीज, महेंद्र सिंह धोनी बोलता है, वी शुड फोकस ऑन द प्रोसेस। वी शुड फोकस ऑन द प्रोसेस। हमें प्रोसेस पे ध्यान देना चाहिए, और प्रोसेस को स्ट्रेंथन करना चाहिए। हमें प्रोसेस मतलब, अगर मुझे बॉल डालनी है, तो मुझे बॉल पे ध्यान देना है कि बॉल को मुझे किस तरह डालना है, ये नहीं देखना मतलब बॉल को डालने पे मुझे ध्यान देना चाहिए। बैटिंग करनी है तो बैटिंग करने पे मुझे ध्यान देना चाहिए, बाकी और किसी चीज पे नहीं। So he's trying to say the same thing, which is being said in the said in Bhagavad Gita. दोनों में एक ही बात बोले। अब मैं आपको एक मैनेजमेंट पर्सपेक्टिव बताता हूँ। Any hospital, any organization should be process centric. Any organization should be process centric. प्रोसेस सेंट्रिक होना चाहिए। मतलब पहले हम ये डिफाइन करें कि क्या क्या प्रोसेसेस होंगे, और उसके हिसाब से हम इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए अपना, ठीक है। हमें क्या पता चला कि भाई मतलब पहले पेशेंट कैजुअलिटी में आएगा, तो हमने क्या करा, हमने इमरजेंसी और कैजुअलिटी को हमने ग्राउंड फ्लोर पे रखा, है ना। ग्राउंड फ्लोर पे क्यों, हम उसे 10th फ्लोर पे भी रख सकते थे। क्यों? क्योंकि हमने प्रोसेस सोचा, कि कॉमन सेंस किया था, प्रोसेस पे सबसे पहले क्या होगा, कैजुअलिटी आएगा। तो इसका मतलब कैजुअलिटी से आईसीयू की एक्सेस भी आसान होनी चाहिए, इन्वेस्टिगेशंस की एक्सेस भी आसान होनी चाहिए, कि मतलब वहीं पे ही आपका सीटी एमआरआई का आसपास ही हो, और वहीं पे ही आप ब्लड मतलब इन्वेस्टिगेशंस का, लैब इन्वेस्टिगेशंस का भी पास में हो। तो ये दोनों चीजें हम आसानी से कर सकें, ठीक है। सो द प्रोसेस सेंट्रिक एंड इसीलिए इसी हिसाब से हमने, क्योंकि हमें ये प्रोसेस पता था कि क्यों इमरजेंसी पेशेंट आने के बाद में उसके या तो इन्वेस्टिगेशन होंगी, ठीक है। और इसीलिए ये सारे डिपार्टमेंट हमने पास पास में रखे, कि भाई तुरंत वो किया जा सके। क्या फार्मेसी भी पास में होना चाहिए? बिल्कुल। नो सर। हेलो। हेलो। हेलो।
Yeah, I'm so sorry. I just received a call. So yes. तो हम क्या बात कर रहे थे? हाँ, इमरजेंसी के पास में क्या बात कर रहे थे हम? कुछ ऐसे ही बात करते हैं इमरजेंसी से रिलेटेड। फार्मेसी फार्मेसी हाँ, फार्मेसी पास में होनी चाहिए बिल्कुल, मतलब या दूर भी चलेगा? दूर भी चलेगा। दूर भी चलेगा, क्यों? क्यों? दवाई तो इमीडिएटली देनी है भाई पेशेंट को। क्योंकि आईसीयू एक्चुअली आईसीयू में सारी दवाएं होती हैं इसलिए। वेरी गुड। इमरजेंसी ड्रग्स जो होती हैं, इमरजेंसी ICU में ड्रग्स होती जो हैं। होती हैं वो आईसीयू इमरजेंसी हर फ्लोर पे भी होती है। इसको बोलते हैं क्रैश कार्ड। क्रैश कार्ड आपने सुना है? क्रैश कार्ड। यस सर। क्रैश कार्ड में सारी इमरजेंसी मेडिकेशन वहीं पर ही स्टोर्ड होती हैं, हर पेशेंट केयर एरिया में, हर फ्लोर पे, हर नर्सिंग डिपार्टमेंट में, हर नर्सिंग के एरिया में, ठीक है। हॉस्पिटल के अराउंड द कॉर्नर हर जगह पे क्रैश कार्ट अवेलेबल होती है, जहां की इमरजेंसी ड्रग्स ऑलरेडी स्टोर्ड होती है। तो फिर हमें इमरजेंसी, अब इमरजेंसी चीज देखो, इन्वेस्टिगेशन हमें इमीडिएटली कराना पड़ सकता है। तो अगर पेशेंट जो मतलब वार्ड बॉय है उसको लेके इतनी दूर जाएगा तो जाने आने में जो टाइम लगेगा, हमें वो टाइम सेव करना है। देयर इज समथिंग कॉल्ड गोल्डन आवर। तो फॉर दैट, इसीलिए अगर हमें कुछ एक्सरे सीटी स्कैन भी करना है तो तुरंत हमें पास में होना चाहिए, ठीक है। लेकिन दवाई का क्या है, इमरजेंसी ड्रग तो वहीं अवेलेबल ही है, और अगर कोई दूसरी वाली ड्रग है तो उसको बाद में ले लेंगे, कोई ऐसा इशू नहीं है उस चीज का। सो देयर इज समथिंग कॉल्ड स्ट्रक्चर, देयर इज समथिंग कॉल्ड प्रोसेस, देयर इज समथिंग कॉल्ड आउटकम, ठीक है। स्ट्रक्चर, प्रोसेस, आउटकम। तो हमें हमेशा एज एन ऑर्गेनाइजेशन हमें प्रोसेस पे ध्यान देना चाहिए कि प्रोसेस क्या है। प्रोसेस अगर ठीक है, प्रोसेस पे अगर हम ध्यान देंगे, अगर प्रोसेस को हम ओके कर लें, ठीक है, तो हमारा जो है आउटकम हमारा फेवरेबल हो सकता है, ठीक है। इज दिस क्लियर? एनी डाउट? ओके। तो ये है, एज मैनेजर पीपल कैरी मैनेजरियल फंक्शंस लाइक प्लानिंग, कंट्रोलिंग, स्टाफिंग। देखो अल्टीमेटली एक मैनेजर का काम क्या होता है? प्लान करना। मैनेजर का काम होता है प्लान करना, कि प्लानिंग करें, प्रॉपरली प्लानिंग करें कि कैसे कोई सर्विसेज को ऑर्गेनाइज करना है, ठीक है। कहाँ पे पेशेंट्स आएंगे, कहाँ पे वो बैठेंगे, किसको वो मतलब दिखाएंगे, डॉक्टर कैसे कहाँ बैठेगा, ये सारी प्लानिंग करनी पड़ती है। कंट्रोलिंग मतलब जो भी रिसोर्सेज है उनको कंट्रोल करना, मतलब ऐसा नहीं कि अननेसेसरी यूज हो रहा है, ठीक है। कंट्रोलिंग, दिस कॉल्ड कंट्रोलिंग ऑफ रिसोर्सेज, कि भाई अननेसेसरी यूज हो रहा है, वेस्टेज हो रही है, ठीक है। तो उसके लिए मैकेनिज्म ऐसे डेवलप करने पड़ेंगे कि हम कंट्रोल कर सके। तो आपने देखा होगा कई बार हॉस्पिटल में जो पेपर्स वगैरह होते हैं, हाँ, पेपर्स, हॉस्पिटल के जो पेपर्स होते हैं तो वो कहते हैं कि भैया बैक टू बैक प्रिंट करो, ठीक है, ताकि क्या है, अननेसेसरी वेस्टेज को बचाया जा सके। प्रिंटर्स क्या करते हैं, वो बहुत जगह प्रिंटर्स नहीं लगाते हैं, कम जगह प्रिंटर्स लगाते हैं वो लोग, ठीक है। तो प्रिंटर्स अगर वो कम लगाएंगे तो क्या होगा, कम प्रिंट आउट्स आएंगे उससे, ठीक है। तो ये क्या होता है, दिस इज अ मैकेनिज्म ऑफ कंट्रोलिंग। तो तो क्या है कि कंट्रोल करना इसलिए बहुत जरूरी है। स्टाफिंग मतलब कि भाई कौन किसको रिपोर्ट करेगा, कौन किसके नीचे काम करेगा, ठीक है, पूरा एक स्टाफिंग पैटर्न बनाना, ठीक है। ये मैनेजमेंट के सिंपल फंक्शंस हैं, ठीक है। मैनेजमेंट अप्लाइज टू एनी काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इट अप्लाइज टू मैनेजर्स ऑफ ऑल ऑर्गेनाइजेशन लेवल, ठीक है। हमेशा मैनेजर का काम क्या होता है, ज्यादा प्रॉफिट और सरप्लस को जनरेट करना, ठीक है। तो मैनेजर का सबसे इंपॉर्टेंट काम है इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी। अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ, आर यू अवेयर ऑफ द डिफरेंस बिटवीन इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी? इज एनीवन, मतलब को मुझे बता सकते हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी? It's a difference between that something is implemented and something how efficiently it's working after implementation. Okay. Anyone, any bit better clarity? Okay, let me explain it my way. Effectiveness and efficiency. If I am supposed to go to Bombay, मुंबई जाना है मेरे को, ठीक है, तो मेरे को दो तरीके हैं जाने के, ठीक है। मैंने
फ्लाइट पकड़ी और सीधा बॉम्बे उतर गया, एक तरीका ये। सिनेरियो 2, मैंने यहां से जयपुर की ट्रेन पकड़ी, जयपुर से मैंने वडोदरा अहमदाबाद की फ्लाइट ली, अहमदाबाद से मैंने बस ली और बस से मैं फिर मुंबई पहुंचा, ठीक है। तो इन दो सिनेरियोज में क्या है, व्हाट वाज माय अल्टीमेट एम, मेरा अल्टीमेट एम क्या था, टू रीच मुंबई। तो जब मेरे को मुंबई जाना था और मैंने मुंबई पहुंच गया दोनों केसेस में, हाँ या ना? Yes. Yes, है Yes. ना? So that means I am effective in both the scenarios. I am effective in both the scenarios. But am I efficient in scenario 1 or scenario 2? scenario 1. Scenario 1, जहाँ की मैंने फ्लाइट ली और वहां से चला गया। क्यों? क्योंकि मेरे टाइम और मनी जो है कंपैरेटिवली वहां पे कम लगा है। Yes, sir. सो इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी, ये आपको समझ में आना चाहिए। ये ड्रग से रिलेटेड बहुत सारी चीजें होती हैं, पर ये हमें मैनेजमेंट पर्सपेक्टिव से समझनी है। हमको हमारा एक मैनेजर शुड बी एफिशिएंट। अब जैसे नहीं कि मतलब कोई किसी ने बोला कि भाई ये काम करना है तो उसने वो काम कर दिया। अब जैसे जैसे कई जगह पानी की बड़ी दिक्कत होती है, पानी नहीं होता पीने के लिए, ठीक है। तो ये कहते हैं कि वाटर जो है, जो ओशियन वाटर होता है, जो सी का जो वाटर होता है, उसको सैलिनेशन करके हम दे सकते हैं पीने के लिए, ठीक है। अगर हम वो प्रोसेस को उस वाटर को हम पीने लायक बना लें तो बहुत बड़ा बेनिफिट हो जाएगा। पर प्रॉब्लम क्या है, डीसैलिनेशन इज अ वेरी एक्सपेंसिव प्रोसेस, वेरी एक्सपेंसिव प्रोसेस, और इसीलिए हम उस पानी को हम यूज ही नहीं कर सकते। डीसैलिनेशन इज अ वेरी एक्सपेंसिव प्रोसेस। तो इस वजह से क्या है कि जब डीसैलिनेशन, तो एफिशिएंसी नहीं है। अगर एफिशिएंसी नहीं है किसी प्रोसेस में, किसी चीज में, तो कोई अच्छा मैनेजर नहीं बन सकता अगर वो एफिशिएंसी ना ला सके। और आपको और हमको सबको यही काम करना है कि एफिशिएंसी लानी है, ठीक है। अब जैसे क्या है कि मेरे दोस्त का एक डेंटल क्लिनिक है, ठीक है। तो मतलब मैनेजमेंट की मैं कई सारी बातें डिस्कस करता हूँ उसके साथ में, ठीक है। तो एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस के लिए मैं उसको कई सारे तरीके भी बताता हूँ कि भाई कि किसी काम को किस तरह से, जैसे क्लबिंग की जा सकती है, रिसोर्सेज की क्लबिंग करके कर जा सकते हैं। हमने एक साथ में एक बिजनेस प्लान भी डेवलप किया था, पर वो थोड़ा सा इंटरेस्टेड कम दिखा उसमें, ठीक है। हमने साथ में उसको प्लान को क्या करना था कि मैंने उसको बोला था कि हम बल्क परचेजिंग करेंगे डेंटल मटेरियल्स की, ठीक है। और हम बल्क परचेज करेंगे, उसमें उसको भी सस्ता पड़ेगा वो बल्क मटेरियल, एंड देन बाकी हम सप्लाई कर देंगे टू द अदर डेंटिस्ट। अच्छे कॉन्टैक्ट्स हैं तो मतलब वो कर देते हम, ठीक है। बट वो थोड़ा सा इंटरेस्ट कम दिखा क्योंकि मेहनत करनी पड़ती उसमें, ठीक है। सो एनी हाउ तो एफिशिएंसी हमको जहां से भी आ सके, ठीक है, वहां से हमें एफिशिएंसी को ऑब्टेन करना है, ठीक है। इफेक्टिव तो होना ही चाहिए, बट मैनेजर शुड बी मोर एफिशिएंट, ठीक है। अब मैनेजमेंट जो है बड़ी मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच है, कि आप पढ़ लेना, ये बेकार की बातें हैं सारी, हम ये डिस्कशन कर चुके हैं ऑलरेडी ना, ठीक है। ओके, फैक्टर्स कंट्रीब्यूटिंग टू द इंक्रीज सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। देखो, हेल्थ केयर मैनेजमेंट अपने आप में एक बहुत ही इमर्जिंग सब्जेक्ट है। ग्लोबल पॉलिटिक्स चेंज हो रही है, इसलिए मैनेजमेंट के लिए इसलिए, जस्ट अ सेकेंड प्लीज।
यस, सो ग्लोबल पॉलिटिक्स का चेंज जैसे हो रहा है अभी, आई वाज रीडिंग वन आर्टिकल रिगार्डिंग चाइना एंड डब्ल्यूएचओ। चाइना बहुत सारी फंडिंग करता है डब्ल्यूएचओ को, और डब्ल्यूएचओ बहुत ज्यादा मतलब अगेंस्ट नहीं बोल पा रहा है चाइना के, ठीक है। इनफैक्ट अभी कोई वेरिएंट आया था, जैसे अल्फा बीटा डेल्टा वेरिएंट आए थे, तो उन्होंने वही नाम दे दिया। अब उनके वेरिएंट्स में एक नेक्स्ट जो नाम था, वो क्योंकि नया कोई वेरिएंट आएगा तो उसका नाम एक्स आई रखेंगे, ठीक है। अब वो एक्स आई इसलिए नहीं रख पा रहे, क्यों? क्योंकि शी जिनपिंग, ठीक है। तो ग्लोबल पॉलिटिक्स इज प्लेइंग अ मेजर रोल नाउ। नाउ आई होप आपको ये एल्मा एटा डिक्लेरेशन पता है क्या था? हेल्थ फॉर ऑल बाय 2080, यस सर। है ना? हाँ, तो ग्लोबल पॉलिटिक्स प्लेज एन अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, ठीक है। दूसरा क्या है कि आपको ये पता है आपको पेटेंट्स एंड ऑल, पेटेंट्स क्या होते हैं, ट्रिप्स अग्रीमेंट क्या होता है, ठीक है। इनकी वजह से, अगर आपको नहीं पता तो मैं बता देता हूँ, कोविड वैक्सीन इंडिया ने बना ली थी, ठीक है। इंडिया ने बोला था, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के साथ में एस्ट्राजेनेका ने मिलकर बना लिया था। इंडिया ने बोला था कि हम मास प्रोडक्शन कर देंगे और आप पेटेंट की उंगली बीच में मत करो। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को बोला था इंडिया ने कि आप पेटेंट की उंगली बीच में मत करो, हम गरीब देशों को सस्ते में मेडिसिन प्रोवाइड करा देंगे, इस वक्त आप पेटेंट की उंगली मत करो। डब्ल्यूटीओ ने इस बात को बहुत ज्यादा, यूएस ने और अदर यूरोपियन कंट्रीज ने बहुत ज्यादा उसके लिए पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं दिखाया और ने आईपीआर वेवर के लिए थोड़ा वो कर दिया, मतलब ये कर दिया कि वेवर नहीं करेंगे, हम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का वेवर नहीं करेंगे। सो दैट्स हाउ ग्लोबल पॉलिटिक्स इज प्लेइंग दैट रोल इन द हेल्थ केयर, ठीक है। ओके, नाउ द सेकंड पॉइंट इज लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। ये हमने डिस्कशन बहुत डिटेल में किया है, हाउ एलपीजी रिफॉर्म्स हैव द, मतलब उनका क्या इंपॉर्टेंस रहा है एलपीजी रिफॉर्म्स का, ये हमने डिस्कशन किया है। ऑर्गेनाइजेशन विल हैव टू डील विद द नॉलेज वर्कर्स। देखो, हॉस्पिटल में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि आपको डॉक्टर्स से भी, नर्सेज में भी, हाउसकीपिंग से भी, टेक्नीशियन से भी, एफएनबी से भी, सब से, मतलब अलग अलग मतलब लोगों से डील करना होता है, अलग अलग लोगों से, अलग अलग तरीके से। अब डॉक्टर्स से आप वैसे बात नहीं कर सकते जैसे आप हाउसकीपिंग से बात करते हो, और नर्सेस से आप वैसे बात नहीं कर सकते जैसे आप एफएनबी के उससे बात कर सकते हैं। जस्ट अ सेकंड प्लीज। या yes, yes, so
सो हमको नॉलेज वर्कर्स के साथ में डील करना होता है, तो वो अलग अलग तरीके से हमें डील करना होता है। हम एक के साथ में ही डील नहीं कर सकते, मतलब एक जैसे ही सबसे डील नहीं कर सकते हैं, ठीक है। नाउ इंक्रीजिंग कंपटीशन, मतलब कंपटीशन बहुत ज्यादा इंक्रीज कर रहा है, ठीक है, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, बिकॉज ऑफ द पॉपुलेशन इंक्रीज कर रही है, तो कंपटीशन तो ऑब्वियसली इंक्रीज करेगा। सो दिस इज कॉल्ड ब्लीडिंग अप्रोच। व्हाट इज हैपनिंग इज, यू नो, मैं मतलब दिस इज व्हाट इज इन रियलिटी इज हैपनिंग, कि मैं तुम्हारे पेशेंट खा जाऊंगा, तुम मेरे पेशेंट खा जाओगे, तो उससे दोनों को नुकसान होगा, ब्लीडिंग, ठीक है। तो दैट्स हाउ कंपटीशन प्लेस, कि भाई आप इतने में सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, हम इतने में सर्विस प्रोवाइड, हम और सस्ता करेंगे, आप और सस्ता करो, ये करो वो करो। इट इज हैपनिंग लाइक दिस, ठीक है। ओके, नाउ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज बिजनेस ट्रांजैक्शन थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, ठीक है। मैंने इस पे प्रॉपरली ना पूरा सिस्टम बनाया हुआ है, पूरा डिस्कशन के लिए बनाया हुआ है ये, ठीक है। तो ये क्योंकि हॉस्पिटल में बहुत सारी बैंकिंग रिलेटेड चीजें होती हैं जो आपको पता होनी चाहिए, जो हम खुद भी डील करते हैं, मतलब अगर इफ आई टेल यू, हम खुद भी डील करते हैं बहुत सारी, तो हमें ये सब चीजें पता होनी चाहिए। ये ना MICR, मैग्नेटिक इंक कोड रिकग्निशन कोड होता है ये, ठीक है। ये चेक नंबर होता है एट पार, मतलब ये IFSC कोड होता है, ठीक है। ये चेक के बारे में थोड़ा पता होना चाहिए। ओके, नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट। देयर आर टू टाइप्स ऑफ डिजिटल पेमेंट्स, वन इज कॉल्ड रियल टाइम एंड अदर इज डिलेड सेटलमेंट। रियल टाइम मतलब आपने क्लिक किया है इधर और पेमेंट गई सामने वाले के पास में, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड रियल टाइम पेमेंट। आपने UPI से पेमेंट जो करते हो, हाँ, RTGS भी बोलते हैं, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। लेकिन RTGS का जो है बड़ी महंगी बड़े बड़े बल्कि ट्रीटमेंट के लिए होता है, बल्कि उसके लिए होता है, सेटलमेंट्स के लिए होता है, 200 करोड़, 100 करोड़, 500 करोड़, एंड वैसे छोटे के लिए भी होता है, पर अवॉइडेबल। अब हम UPI करते हैं, इधर हमने पिन डाला और सामने वाले के अकाउंट में सामने 1 सेकंड में पैसे चले गए, ठीक है। दिस कॉल्ड रियल टाइम। डिलेड सेटलमेंट मतलब क्या होता है कि हमने अभी क्लिक करा, 2-3 घंटे बाद में जाके सामने वाले के जाओगे, जैसे NEFT में क्या होता है, बहुत टाइम लगता है, मतलब 2-3 घंटे 4 घंटे के साइकिल पे सेटलमेंट्स होता है। अभी वो कैसे होगा वो देख लेंगे, ठीक है। डिलेड सेटलमेंट में नेशनल इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस, नाच सिस्टम क्या होता है, जैसे अगर मुझे हॉस्पिटल में डॉक्टर्स की सैलरी देनी है, हर महीने सेम ही सैलरी देनी है, तो मैंने क्या करा, एक बार ही मैंने ये ऑर्डर कर दिया बैंक को कि बैंक आपको इस अकाउंट में इस तारीख को इतने पैसे ऑटोमेटिकली आप जो है डाल देंगे, ठीक है। हमें बार बार देने की जरूरत, इसको बोलते हैं स्टैंडिंग ऑर्डर दे देते हैं नेशनल। जैसे EMI कटती है ऑटोमेटिकली 15 तारीख को, 10 तारीख को, जो भी हम डेट डिसाइड करते हैं, उस तारीख को ऑटोमेटिकली हमारे बैंक से डिडक्ट लाते हैं। तो वो कौन सा सिस्टम होता है, नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस, नाच सिस्टम, ठीक है। अच्छा, अब आता है ये हमारा वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वीजा कार्ड पेमेंट, क्रेडिट कार्ड, और ये जो कार्ड सिस्टम जो होता है, कार्ड सिस्टम में क्या होता है कि भाई SBI का कार्ड मेरे पास में है, तो मैं SBI का कार्ड लेकर गया किसी के पास पेमेंट करने के लिए। अब सामने वाला के पास में SBI की मशीन होगी, तो ही वो सेटलमेंट हो पाएगा, तो ही पेमेंट हो पाएगी। अगर उसके पास एक्सिस की मशीन है, तो वो SBI कार्ड लेके पेमेंट कर ही नहीं सकता। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ये 2-3 गेटवेज आए, जिनका नाम है वीजा, मास्टर कार्ड। वीजा में क्या है कि वीजा ने क्या करा, वीजा कंपनी ने सारे बैंक्स के साथ में टाइप कर लिया, सारे बैंक्स के साथ में, ठीक है। और मर्चेंट को, जो भी मतलब मर्चेंट जिसके पास में वो मशीन दी गई है, जहां पे की पेमेंट हो रही है, जैसे आप रेस्टोरेंट जा रहे हैं, तो रेस्टोरेंट ओनर को वो वीजा कार्ड वाली मशीन दे दी। अब वो मशीन लेकर वो कोई भी कार्ड SBI का लेकर आया, तो वो क्या होगा, SBI, क्योंकि उसका सबके साथ में टाई अप है, SBI से वो पैसे ले लेगा, और जो उसने अपना अकाउंट दिया होगा उस अकाउंट में वो चले जाएंगे वीजा कार्ड। अब बात ये आती है कि ये फ्री में क्यों कर रहे हैं ये चीज, कोई फ्री में कुछ नहीं कर रहा है, जो लोग ये मशीन रखते हैं, जो ओनर जैसे रेस्टोरेंट का वो ओनर की बात कर रहा हूं, तो वो जो मशीन रखते हैं,
उनको कुछ MDR, उनको मतलब क्या होता है, जैसे 1000 रुपए की पेमेंट हुई तो उनको एक्चुअल में 1000 रुपए नहीं मिलते हैं, उनको बोलते हैं 990 रुपए। 10 रुपए वीजा कंपनी वाले रख ले, वीजा या मास्टर कार्ड वाली कंपनी वाले रख लेते हैं, और ये करते करते ये एक साल में 300 से 400 करोड़ रुपए कमा लेते हैं। ठीक है, ओके। NPCI, let me tell you one thing, NPCI, नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, अगर ये और अच्छी तरह से सक्सेसफुल हो जाता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, वैसे बहुत सक्सेसफुल है, तो ये पूरी वर्ल्ड में एक ऐसा सिस्टम बन जाएगा, इंडिया का एक्चुअल में दबदबा बन जाएगा। यूपीआई से एक सिस्टम बहुत ज्यादा चिढ़ता है, उसका नाम है स्विफ्ट, सोसाइटी ऑफ वर्ल्ड वाइड नेटवर्क ऑफ इंटरनेशनल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, क्योंकि आजकल लोग यूपीआई के थ्रू पेमेंट करना प्रेफर कर रहे हैं बजाय के स्विफ्ट के, और स्विफ्ट है यूएस का, और यूएस की कंपनी अगर ये स्विफ्ट, क्योंकि अब जैसे रशिया और यूक्रेन का वॉर हुआ तो रशिया के ऊपर क्या सैंक्शंस लगाई यूएस ने, स्विफ्ट बंद कर दिया कि अब कर लो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। लेकिन यूपीआई एक ऑल्टरनेटिव निकल के आ रहा है, यूपीआई इंडिया का बनाया हुआ है, हर रोज इसमें लगभग 1 बिलियन ट्रांजैक्शंस होती हैं, एंड बहुत बड़ा नेटवर्क इन्होंने क्रिएट किया है, बहुत अच्छा नेटवर्क, रिलायबल नेटवर्क इन्होंने क्रिएट किया है, और स्विफ्ट का एक बहुत बड़ा ऑल्टरनेटिव निकल के आ रहा है। ठीक है, यूपीआई एनपीसीआई ने कमेंडेबल काम किया है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो यूपीआई को यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। ठीक है, अब क्या था कि सब लोगों ने ऐप डेवलप कर लिया, एक्सिस ने ऐप डेवलप कर लिया, एसबीआई ने। अब मेरे को अपने फ्रेंड को पैसे भेजने हैं, मेरे पास एसबीआई का है, उसके बैंक ऑफ बड़ौदा का है, तो मैं कैसे भेजूंगा उसको पैसे? तो मतलब या तो मेरे पास भी बैंक ऑफ बड़ौदा, अब एसबीआई की ऐप से तो एसबीआई में ही जाएंगे सिर्फ। ठीक है, तो या तो वो एसबीआई का अकाउंट खुलाए या मैं अपना बैंक ऑफ बड़ौदा का अकाउंट खुलाऊं, वरना मैं पैसे ही ट्रांसफर नहीं कर सकता उसको। ठीक है, तो इसी में बीच में आया यूपीआई, तो यूपीआई में रजिस्टर कर लिया मैंने, तो रजिस्टर करने के बाद में मेरा अकाउंट यूपीआई से लिंक हो गया, और उसने भी अपना यूपीआई से लिंक कर लिया अकाउंट। तो क्या हुआ, जैसे ही मैंने एक इनिशिएशन करी 10,000 रुपए की पेमेंट की, और यूपीआई को बोला, तो यूपीआई ने मेरे अकाउंट से निकाल लिए, अपने पास 1 सेकंड के लिए रखा, और फिर जिस अकाउंट में मैंने, जिसके यूपीआई अकाउंट में मैंने भेजे, वो उसके गए, और उससे जो बैंक और लिंक्ड है उसके अंदर वो चले गए। ठीक है, सो ये वैसे कि बहुत फास्ट प्रोसेस होता है, मैं आपको समझाने के तौर पे बता रहा हूँ, इस तरह से प्रोसेस होता है। आई थिंक ये आज की डेट में हम सब कर ही रहे हैं। ठीक है, IMPS हम सबको पता है, भीम हम सबको पता है, BBPS भारत बिल पेमेंट सिस्टम की कि मेरा बिजली का बिल है ऑटोमेटिकली कट जाए, भारत बिल पेमेंट सिस्टम। आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम की भाई मैंने आधार कार्ड जब तक ऑथेंटिकेट नहीं करूंगा तब तक मेरे बैंक अकाउंट से, मेरा बैंक अकाउंट भी लिंक्ड होता है, तब तक पेमेंट नहीं होगी। नाथ सिस्टम ऑलरेडी हमने, बल्कि नेशनल फाइनेंशियल स्विच। ठीक है, कि भाई एक एटीएम से दूसरे एटीएम में, मतलब मैं एक्सिस के एटीएम से एक्सेस के एटीएम से एसबीआई के एटीएम में पैसे नहीं निकाल सकता हूं मैं एटीएम कार्ड से। ठीक है, लेकिन ये पॉसिबल हो पाया नेशनल फाइनेंशियल स्विच की वजह से। एक है सीटीएस चेक ट्रंकेशन सिस्टम, कि भाई चेक्स जो हैं 2000 से पहले जो है अलग तरीके के चेक्स होते थे, 2000 के बाद में अलग तरीके से चेक्स का हम बहुत ज्यादा डिस्कस करेंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा पेमेंट चेक से होती नहीं है। ठीक है, होती है पर उतनी नहीं होती है, आजकल यूपीआई एंड ऑनलाइन मोड ऑफ पेमेंट बहुत ज्यादा होता है। नाउ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, आर यू अवेयर दैट इन वन फाइनेंशियल एडमिशन ऑफ द पेशेंट, जो पेशेंट एक बार एडमिट होता है हॉस्पिटल में, उसमें उस पेशेंट को कितना मतलब, एक बार जो पेशेंट एडमिट होता है हॉस्पिटल में, तो अगर उसका 3 लाख का बिल आया, तो ये आपको ये बात पता है कि 2 लाख से ज्यादा वो एक बारी में कैश में डिपॉजिट नहीं करा सकता है। बाकी जो बचा हुआ 1 लाख है, वो उसको किसी भी ऑनलाइन मोड से पेमेंट करनी ही करनी पड़ती है। हाउ मेनी ऑफ यू आर अवेयर ऑफ इट? वन बैंक सेटलमेंट शुड नॉट एक्सीड 2 लाख से ज्यादा। तो अगर एक पेशेंट एडमिट हुआ है, 4 लाख का बिल है, ठीक है, तो उसे
2 लाख ही कैश जमा कर सकता है, 2 लाख तक ही। उसके बाद में उसको कोई ना कोई ऑनलाइन मोड से ही करना पड़ेगा। क्यों, ऐसा क्यों? एनीवन, ऐसा क्यों सर ब्लैक मनी को सपोर्ट करने के लिए, है? ब्लैक मनी को काउंटर करने के लिए। वेरी गुड, ब्लैक मनी को काउंटर करने के लिए, क्योंकि इससे रेगुलराइज होंगी, डिजिटलाइज होंगी पेमेंट सारी की सारी हमारी। ठीक है, ठीक है, ये यूपीआई के पेमेंट का इंटरफेस है इस तरह से। ठीक है, ये चीजें हैं। चलो ठीक है, मैनेजमेंट कौन सा है? 1 सामने। हेलो, हाँ जी, हाँ जी, ठीक है, अच्छा। सो हाँ, ये एक चीज है। एनईएफटी जो है वीकडेज में अवेलेबल होता है, आरटीजीएस वीकडेज में है। ये थोड़ा पुरानी स्लाइड्स हैं, लेकिन अब ये थोड़ा चेंज हो गया है। अब एनईएफटी जो है मतलब नॉर्मल डेज में भी अवेलेबल, हर दिन ही अवेलेबल होता है। आरटीजीएस वीकडेज में होता है, इसमें मिनिमम कोई भी अमाउंट हो सकता है। इसमें आरटीजीएस में कम से कम 2 लाख का होना चाहिए, आईएमपीएस 1 लाख तक का होता है। ये ना टाइम टू टाइम चेंज होते रहते हैं, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है ये। कैन गो थ्रू देम। ओके, सो नाउ just wanted to ask you one thing, anything which you would like to ask, क्योंकि हमने मोर और लेस मैनेजमेंट की चीजें जो है हमने काफी पढ़ लिया। अगर आपको कोई मैनेजमेंट की चीज नहीं समझ में आई है, यू कैन आस्क मी, वी कैन स्पेंड सम टाइम ऑन योर क्वेश्चन आंसर्स। 5-10 मिनट हम उस पर स्पेंड कर सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है। बताइए। any doubt you have, any doubt you have, you can discuss that. सर दिव्या दिस साइड, आपने हॉस्पिटल स्ट्रक्चर, प्रोसेस एंड आउटकम का बताया था, उसमें आउटकम का एक बार आप रिपीट कर सकते हो? आउटकम देखो, आउटकम सिंपल है, आउटकम सिंपल है। पेशेंट हॉस्पिटल में क्यों जा रहा है, मुझे आप ही खुद बताओ, पेशेंट हॉस्पिटल में क्यों जा रहा है? फॉर ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट से क्या होगा? डिजीज क्योर होगा। बस वही आउटकम है रिकवरी। भाई। अल्टीमेटली किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का आउटकम क्या है? ठीक है, अब हॉस्पिटल का आउटकम क्या है कि पेशेंट ठीक हो जाए, प्योर, वही आउटकम है। अब उसी आउटकम के लिए हमने स्ट्रक्चर और प्रोसेस बनाए हुए हैं। भाई यही तो चाहता है ना भाई, कोई ये थोड़ा चाहता है कि मेरा पेशेंट यहाँ हॉस्पिटल में जाए और मर जाए, ये चाहता है क्या कोई? है? ये तो कोई भी नहीं चाहता। अल्टीमेट आउटकम क्या है? इज द ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट सिक्योर हो जाए, वो आउटकम है हमारा। हम उसी आउटकम के लिए हम सारे काम कर रहे हैं। ठीक है, प्रोसेस में हमने देखा ना कि भाई पेशेंट इमरजेंसी में एडमिट होगा, तो इमरजेंसी से वहां पर डॉक्टर नर्सिंग देखेगा, फिर डॉक्टर देखेगा, फिर उसकी इन्वेस्टिगेशन भेजेंगे, फिर रिपोर्ट के अकॉर्डिंगली उसे डिसाइड करेंगे कहाँ पे रूम में एडमिट करना है। फिर एडमिशन का एक अलग प्रोसेस है, एडमिशन के प्रोसेस को काम किया जाएगा, उस पर काम किया जाएगा। तो ये सारी चीजें की जाती है। ठीक है, दिस इज कॉल्ड स्ट्रक्चर, प्रोसेस, आउटकम। एंड ऑर्गेनाइजेशन शुड बी प्रोसेस सेंट्रिक। और वैसे भी क्या होता है, प्रोसेस के बेसिस पे ही स्ट्रक्चर भी बनाया जाता है। अगर आप अपने आप में भी देखें ना, अपने इंटरनलाइज करना, अपना इंटरनलाइज करना सॉरी इंट्रोस्पेक्शन करना, तो आप भी बहुत सारे ऐसे प्रोसेसेस हैं जिनके बेसिस पे आपने स्ट्रक्चर बनाए हैं, अपने घर में भी, बाहर और कहीं नहीं, अपने घर में भी। ठीक है, थैंक यू। अब घर में जैसे क्या था, मैं आपको एक और चीज बताता हूँ। थोड़ा सा हमारा स्ट्रक्चर यहाँ में बदल गया। पहले प्रोसेस क्या था कि घर में घुसने से पहले हाथ मुंह धोए जाते थे, हाथ धोना। ठीक है, लेकिन अब क्या हो गया, क्योंकि थोड़ा सा हम कंफर्ट में, तो बेडरूम के अंदर ही वॉशरूम होता है। लेकिन पहले इट वाज कंसिडर्ड टू बी अ वेरी सिंपल एक्टिविटी कि भाई मतलब घर जो टॉयलेट होता था वो घर के, आई थिंक आप सबने मूवी टॉयलेट देखी होगी, घर के अंदर होता ही नहीं था। ठीक है, बाहर से हाथ धो के आते थे। अब कोविड ने वही हमें बताई बात, कोविड ने भी यही बात बताया, भैया हाथ धो के बाहर घर के अंदर जाओ।
ठीक है, तो यू नो प्रोसेसेस और उसी हिसाब से प्रोसेस बने हुए हैं, ठीक है, तो प्रोसेस सेंट्रिक, द ऑर्गेनाइजेशन शुड बी प्रोसेस सेंट्रिक, और जैसे जैसे प्रोसेस के हिसाब से हमको स्ट्रक्चर बनाना पड़ता है, अल्टीमेट आउटकम इज, अब जैसे अब आप यहाँ पर हो, क्या बोलते हैं, आप यहाँ पे पढ़ रहे हो, तो व्हाट इज द आउटकम, आउटकम क्या है कि भाई आप पास होगे, एजुकेशन गेन करोगे, डिग्री मिलेगी आपको, यही 2-3 आउटकम है आपके, यही तो है और तो कुछ नहीं इसके अलावा, यही आउटकम है, या जॉब मिलेगी, चौथी चीज, यही 3-4 आउटकम है आपके, है ना। अब इसके लिए क्या है, स्ट्रक्चर क्या है, जैसे बुक्स हो गई, ठीक है, स्ट्रक्चर क्या है, फिजिकल स्ट्रक्चर आपका लैपटॉप हो गया, ठीक है, और फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है आपके, मतलब और जो भी फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर होता है आपका, आपके नोट्स वगैरह होंगे, ठीक है। प्रोसेस क्या है कि आपके रेगुलरली लेक्चर्स होते हैं, हर रोज मेरा एक लेक्चर हो जाता है, हर रोज लेक्चर हो जाता है मेरा एक, हर रोज अलग अलग सब्जेक्ट्स के आपकी एक दो लेक्चर्स होते हैं, फिर उसके बाद में फिर उन सब्जेक्ट्स को पढ़ के आप फिर एक एग्जाम में बैठते हो, फिर वो एग्जाम में अपियर होते हो, एग्जाम में अपियर होने के बाद में फिर आप एग्जाम क्लियर करते हो, उसके बाद आप नेक्स्ट सेमेस्टर में चले जाते हो, फिर दोबारा यही प्रोसेस होता है, ठीक है। तो यही हमारे एजुकेशन सिस्टम में अल्टीमेट आउटकम क्या है कि हम कुछ एजुकेशन हमें मिले, हमें कुछ लर्निंग्स मिले, ठीक है, हम पास हो जाएं, हम डिग्री मिल जाए अपने को, these are the process, these are the outcome, प्रोसेस मैंने आपको बता दिया, प्रोसेस में बार बार हमें उस सिस्टम में जाना पड़ता है। I hope I have cleared myself, Divya. Yes, sir. Any other thing? No, sir. Clear, sir. Okay, so would like to conclude here. अभी हमारा एक लेक्चर और होगा where I will be discussing about the exam papers. Okay, is this clear with everyone? चलो ठीक है, okay, thank you.